हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। और जैसे आप लोगों को पता है कि HCS 2023 की नोटिफिकेशन आ चुकी है और प्रीलिम्स की डेट भी आ चुकी है 11 फरवरी। तो अपने पास थोड़े बहुत दिन ही बचे हैं जहां पर हम लोगों को पूरी तैयारी करनी है। जो भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसको कंसोलिडेट करना है। रिवीजन बहुत इफेक्टिव आप लोगों ने करनी है। लेकिन इसको करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो है कैसा, और कोई भी क्वेश्चन किस फॉर्म में आते हैं, किस तरीके के आते हैं और क्या उसका डिफिकल्टी लेवल रहता है। तो हम इस पूरी सीरीज में बात करेंगे कि ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आए हुए हैं। ऐसे ही पॉलिटी, ऐसे ही इकोनॉमी, ऐसे ही साइंस की वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे। लेकिन आपको एक आइडिया देने के लिए कि एक्चुअल में एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो किस लेवल के आएंगे और आपने अपनी तैयारी को किस लेवल तक लेकर जाना है। आप सब ये ना समझें कि एग्जाम है, स्टेट लेवल का है तो बहुत इजी आएगा। ऐसा नहीं है। अगर पेपर इजी आएगा तो कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है फिर। तो आपने थोड़ा सा अपना माइंड बना के रखना है कि डिफिकल्टी लेवल चाहे जो भी हो, कट ऑफ हम लोगों को क्लियर करनी है। और जो भी प्रिडिक्शंस हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो उन पर हमें बेसिकली ध्यान रखना है। आज हम डिस्कस करेंगे 2022 का जो प्रीलिम्स हुआ था 21 मई 2023 को, तो उसमें किस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए थे। अगर हम ज्योग्राफी एनवायरनमेंट की बात करें तो टोटल 18 क्वेश्चंस वर आस्क्ड। 100 में से अगर 18 क्वेश्चन किसी एक ही सब्जेक्ट के हैं तो इट मीन्स वो जो सब्जेक्ट है वो काफी वेटेज रखता है। तो आप ज्योग्राफी एनवायरनमेंट को छोड़कर जाने का जो प्लान बना रहे थे अगर, तो उस प्लान को ड्रॉप कर दीजिए। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट अच्छे से रिवाइज कीजिए। कोई भी अगर आपको लगता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमारी नहीं है तो थोड़ा सा हम लोगों से पूछिए कि ये टॉपिक में से ये क्वेश्चन आया हुआ है, टॉपिक में कहाँ से करूं, मैंने पहले नहीं किया हुआ। तो विल गाइड यू थोड़ा सा कि आपको पता हो कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और आपने तैयारी कहाँ से करनी है। तो ये क्लैरिटी होना बड़ा जरूरी है। ये क्लैरिटी आपको और ज्यादा होगी जब आप इन 18 क्वेश्चंस को देखेंगे कि हाँ ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं 2022 के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस HCS के किस तरीके से आए थे और आपने कैसे उनको अटेम्प्ट करना था और किन बातों का ध्यान रखना था आपने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सॉइल आर करेक्ट। अब इसका मतलब ये है कि आपने सॉइल का जो टॉपिक है वो छोड़कर नहीं जाना, चाहे वो अलूवियल सॉइल है, चाहे वो ब्लैक सॉइल है। सॉइल के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, मिनरलाइजेशन, ह्यूमिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन, ये सब आपने पढ़कर जाने हैं। तो इससे हमारे को क्लैरिटी बनती है कि सॉइल का चैप्टर भी हम नहीं छोड़ेंगे। और ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर आपसे फॉल्स पूछा है। बहुत बच्चों ने ये तीनों स्टेटमेंट्स सही पकड़ी, सही इनको एनालाइज किया, लेकिन आंसर मार्क कर दिया ट्रू के हिसाब से। क्योंकि हम जनरली यहाँ पर पढ़ते हैं कि चूज द करेक्ट आंसर, हम ऊपर तो नहीं पढ़ते। बट HCS ने थोड़ा सा इस बार घुमावदार एग्जाम डाला था, तो आपने दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्टाइल सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग प्लांट्स विद न्यूट्रिएंट एक्टिंग एज अ वाटर होल्डिंग बॉडी एंड सर्विंग एज अ सबस्ट्रेट टू विच प्लांट एंकर देयर रूट्स। सही बात है कि जो सॉइल्स बेसिकली जो फर्टाइल होती हैं वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देती हैं और उनके रूट्स तक जो वाटर है उनको पहुंचाती हैं। सही बात, तभी वो फर्टाइल है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। वेजिटेशन, ट्री कवर एंड फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल डिग्रेडेशन, डेजर्टिफिकेशन। सही बात है कि जहां पर ज्यादा अमाउंट में प्लांट्स होते हैं वहां पर सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, सॉइल डिग्रेडेशन ये नहीं होती है। इट मींस इट प्रिवेंट्स। तो ये बात भी सही है, और सॉइल को स्टेबलाइज करते हैं और वाटर की और न्यूट्रिएंट्स की साइकिलिंग को मेंटेन करके रखते हैं। थर्ड इज ग्रास फाउंड ऑन पास्चर लैंड्स कैन नॉट प्रोटेक्ट द सॉइल अगेंस्ट सॉइल इरोजन। देखो, चाहे ग्रास हो, चाहे प्लांट हो, चाहे ट्री हो, सॉइल को बांध के तो रखता ही है वो। इरोजन तो वो कम से कम होने देगा। तो जो ग्रास है इट प्रोटेक्ट, कैन नॉट जो है वो शब्द गलत लिखा हुआ है। इट प्रोटेक्ट द सॉइल अगेंस्ट सॉइल इरोजन एंड ऑल्सो इनहिबिट्स द सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। बल्कि ये तो और ज्यादा इंकरेज करता है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पर आए, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स है बैक्टीरियाज और अर्थवॉर्म्स की फॉर्म में, वो भी यहाँ पर आए। तो इट एनकरेज बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। तो इनहिबिट गलत लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट आपकी पूरी की पूरी गलत है। पूछा आपसे क्या था, फॉल्स। 2 सही है, थर्ड गलत है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, D3 ओनली।
इजी क्वेश्चन था, बस अगर फॉल्स नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन पिछली बार काफी बच्चों का गलत था, है ना। तो थोड़ा सा इस तरीके से इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। सेकेंड, गिवन बिलो सम ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एज डिफाइंड बाय फेमस ज्योग्राफर्स। देखो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा ज्योग्राफी ऑप्शनल के रिगार्डिंग क्वेश्चन आए हुए थे, जो हमें उस टाइम पर लीव करने थे। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता तो ये 99% बच्चों को नहीं आता था। तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान में रखने के चक्कर में हम लोग वो क्वेश्चंस अपने लीव कर देते हैं जो ऑलरेडी हमें आते होते हैं, क्योंकि सारा दिमाग तो हम लोगों ने इसके ऊपर लगा लिया। और आप चाहे कितना मर्जी दिमाग लगा लो, किस पर्सन ने क्या कहा है ये आप कहीं गैस भी नहीं लगा सकते कि इसने हाँ ऐसा बोला होगा, है ना। बट अब पेपर में क्वेश्चन आया था तो हल्का सा हम ध्यान रखेंगे कि अगर डेफिनेशंस के ऊपर क्वेश्चन आता है तो थोड़ा बहुत ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज में डेफिनेशंस दी हुई हैं उन पर हम थोड़ा सा फोकस कर लेंगे। जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस, ये सही बात है, फ्रेडरिक रैटजल ने बोला था। अब हम ये नहीं इसको डिफाइन करेंगे कि हाँ इसने ऐसा क्यों बोला, इसकी क्या थ्योरीज थी, दैट विल बी मतलब टू मच ऑफ अ टास्क, और इतना हम लोगों को करना ही नहीं है। अपने को 100 में से 65 नंबर लेने हैं जहां पर हमारे कट ऑफ क्लियर हो सके, और वो कट ऑफ क्लियर होने के लिए आपको कम से कम 100 में से 90 क्वेश्चन आने होने चाहिए, और वो 90 क्वेश्चन उनमें से आते हैं जो बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड बुक्स होती हैं उसमें से मार्क कर रखे होते हैं। तो हम उस पर फोकस ज्यादा करेंगे, ना कि ये 2 क्वेश्चन जिसके चक्कर में हम बाकी जो 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी के उनको कॉम्प्रोमाइज कर दे। तो थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपने किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक को छोड़ना है, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ, एलन सैंपल, ये भी इन्होंने कहा था। जो 2 डेफिनेशन है ये उल्टी करके लिखी हुई है, ये जो डेफिनेशन है ये पॉल विडल डेला ब्लाश ने बोली थी, और ये वाली हंटिंगटन ने बोली थी। अब ये डेफिनेशन है, आप इनको एक बार पढ़ना। अभी भी 2023 के प्रीलिम्स के लिए भी आपको इन पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी का 11th क्लास के एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है, अगर आपको लगता है कि मुझे ये भी नहीं छोड़ना, मेरे पास इनफ टाइम है, मुझे ज्योग्राफी ऑलरेडी वैसे बहुत आती है, तो आप उस चैप्टर को पढ़ लीजिए, ताकि 1-2 क्वेश्चंस जो भी इसमें से आए हुए हैं क्या पता आगे भी आ जाए और आपको वो एज दे जाएं बाकी बच्चों से। लेकिन अगर आपको ज्योग्राफी थोड़ी सी अभी पढ़नी बाकी है, तो अगर आप इन 2 क्वेश्चंस के चक्कर में बाकी ज्योग्राफी कॉम्प्रोमाइज करोगे तो दैट्स नॉट कॉमन सेंस, ठीक है। तो आपको पता है कि क्या करना है। इसमें से आपसे करेक्ट पूछा गया था, तो इसमें 1 और 2 सही था, 3 और 4 गलत था, तो आंसर वाज सी। डेफिनेशंस चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी 11th क्लास, उसमें से पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट है, अरेंज दी फॉलोइंग 5 जोन्स ऑफ द पेलाजिक रीजन इन एन ओशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स डेप्थ फ्रॉम इट्स सरफेस। कि अगर आप ओशन के सरफेस से ओशन के फ्लोर तक जाते हैं तो कौन कौन से जोन्स आते हैं। सबसे पहले आता है आपका एपीपेलाजिक, जिसमें आपको ये कोरल रीफ्स मिल जाती हैं, ऑयस्टर्स मिल जाते हैं, क्रैब्स मिल जाते हैं, जिनकी बॉडी पर शेल्स होती हैं वो मिल जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉट इन डिजॉल्व्ड फॉर्म, डिजॉल्व नहीं होता तो उससे शेल बन जाती है अलग अलग एनिमल्स की। तो फर्स्ट तो ये आता है। देन देर इज कम मीजोपेलाजिक, जो मीडियम ओशन एरिया है। देन बेथीपेलाजिक, यहाँ पर आपकी कोई भी जो लाइट है वो नहीं पहुंचती, सिर्फ और सिर्फ मीजोपेलाजिक तक ही आपकी सन की लाइट पहुंचती है। देन कम्स एबिसोपेलाजिक, जो थोड़ा सा बिल्कुल ऊपर है आपके, थोड़ा सा नीचे है बेथीपेलाजिक से। एंड देन देयर कम्स हेडोपेलाजिक, जहां पर आपको वो बैक्टीरियाज वगैरह मिलते हैं जो कि अर्थ की हीट की वजह से जनरेटेड और अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर आपको जनरली कीमोसिंथेटिक प्लांट्स जो हैं या कीमोसिंथेटिक एनिमल्स या बैक्टीरियाज ऑर्गेनिजम्स ये आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 1, देन 4, देन 3 एंड देन 5, आंसर वाज बी। तो पता हो आपको कि ओशन के सरफेस पे कौन से जोन्स की हम बात करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस ओशनोग्राफी में से आ जाते हैं, तो उसको भी हम पढ़ लेंगे एक बार। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया, हमें इन रॉन्गली मैच्ड पेयर्स को आइडेंटिफाई करना था। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत बच्चों का गलत था, क्योंकि रॉन्गली मैच्ड ना तो इन्होंने हाईलाइट किया हुआ था, ना ही बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ था, तो नहीं पढ़ा किसी ने भी।
इसलिए गलत है, बट क्वेश्चन बहुत ईजी था। देखो जरा, सब माउंटेन सॉइल, दीज आर फॉर्म्ड बाय द डेपोजिशन ऑफ इरोडेड मटेरियल एंड आर फाउंड इन द तराई रीजन स्ट्रेचिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू आसाम। जो भाबर एरिया से नीचे तराई रीजन है, वहां पर माउंटेन्स के नीचे वाला एरिया है, तभी सब माउंटेन सॉइल है। और ये तराई रीजन है जहां पर जो रिवर है छोटे छोटे लोड्स को डिपॉजिट करना फिर शुरू कर देती है, तो फिर सॉइल बन जाती है, बहुत ही मार्शी एरिया क्रिएट करती है और बहुत ही ज्यादा ऐसे आपको बहुत ज्यादा वॉल्यूम में नजर आती है। तो सही बात है कि ये सॉइल बनती है तराई रीजन में ही। दिस स्टेटमेंट वाज करेक्ट। करेवा सॉइल, दीज आर दी लेकेस्ट्राइन डिपॉजिट्स फाउंड इन द कश्मीर वैली एंड भदरवा वैली। ये करेवा सॉइल है जो कि आपके ग्लेशियल मोरेन्स के डेपोजिशन से बनी है धीरे धीरे करके, और वो सॉइल में जो सैफरन की कल्टीवेशन है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिलेगी। तो करेवा सॉइल इज फेमस फॉर सैफरन कल्टीवेशन इन कश्मीर वैली। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्टली पेयर्ड। Third, peaty and marshy soil. These are typical soils of the monsoon climate characterized by seasonal rainfall and deficient in organic matter. जहां पर रेनफॉल ज्यादा होगी, जहां पर ज्यादा अमाउंट में वाटर होगा सॉइल में, वहां पर ऑर्गेनिक मैटर का जो अमाउंट है वो ज्यादा होगा, बिकॉज वहां पर थोड़ा सा मार्शी एरिया में बैक्टीरियाज बहुत ज्यादा होते हैं, तो डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो काफी ज्यादा फास्टर होता है। इसीलिए this statement is wrong because it is rich in organic matter. Fourth, laterite soil, these soils are rich in humus and organic matter. laterite soil तो फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं उगता। ये तो आपकी वो सॉइल है जिनसे ब्रिक्स बनती हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अमाउंट में ये इनफर्टाइल है, इतनी ज्यादा हार्ड है जिससे कि हम ईंट बनाते हैं, तो प्लांट्स के लिए तो बिल्कुल भी ये सही नहीं है। तो ये रॉन्ग मैच है आपका। पूछा भी क्या हमसे रॉन्गली मैच ना, तो आंसर क्या आएगा आपका डी, 3 एंड 4। तो इजी क्वेश्चन बट टफली आस्क्ड, तो ध्यान रखेंगे किस चीज का ध्यान रखना है और किस चीज को मतलब समझकर मार्क करना है। थोड़ा सा आपको ध्यान में रखकर 2 घंटे निकालने होंगे अपने पेपर में कि कोई भी क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स की वजह से आपका गलत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements with reference to the main cropping seasons are false? फिर false पूछा है। ज्योग्राफी आई इतनी इजी थी, लेकिन 18 में से 6 क्वेश्चन बच्चों के गलत थे, वो भी इजी वाले। ह्यूमन ज्योग्राफी वाले को छोड़ दो, डेफिनेशंस को छोड़ दो, तब भी ये हाल थे। तो फॉल्स है, ध्यान से रखेंगे। द टर्म खरीफ एंड रबी ओरिजिनेट फ्रॉम अरेबिक लैंग्वेज फ्रॉम वेयर खरीफ मीन्स ऑटम एंड रबी मीन्स स्प्रिंग। देखो रबी की क्रॉप है आपका वीट, जिसको आप अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं और मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट करते हैं। दिस इज द रबी की क्रॉप। खरीफ इज राइस, जिसको आप मई या जून में सो करते हैं और अक्टूबर के एंड तक उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो जो खरीफ है उसको ऑटम क्रॉप बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इस टाइम पर ऑटम चल रही होती है, अक्टूबर सर्दी आने से पहले। एंड इट इज स्प्रिंग सीजन, क्योंकि स्प्रिंग में ही इसकी बेसिकली जो हार्वेस्टिंग है और जो ग्रोथ है प्लांट की वो होती है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। खरीफ क्रॉप नीड्स कोल्ड वेदर एंड फॉर ग्रोथ एंड नीड लेस वाटर। खरीफ राइस कितना पानी चाहिए उसे, और ये कोल्ड वेदर में नहीं बल्कि मई और अक्टूबर तक की है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रबी क्रॉप जनरली रिक्वायर मोर वाटर, वीट कहाँ ज्यादा वाटर चाहिए उसको, and are called monsoon crops. खरीफ are called monsoon crops. तो ये इंटरचेंज कर रखी हैं दोनों चीजें। And Zayad is a short cropping season during summer months and mostly seasonal fruits and vegetables are grown in this season. ये हॉर्टिकल्चर के लिए, वेजिटेबल्स के लिए और जो ये अनियन टोमेटो वगैरह के लिए काफी फेमस सीजन है। जो रबी और खरीफ के बीच का मिड सीजन है ना, वहां पर इनको हम लगाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। इट इज द क्रॉपिंग सीजन बट शॉर्ट इन नेचर। पूछा क्या है आप लोगों से, फॉल्स। 1 और 4 सही हैं, 2, 3 गलत हैं, तो आंसर क्या रहेगा आपका डी, 2 एंड 3 ओनली। इजी क्वेश्चन, टफली आस्क्ड, ध्यान रखेंगे कैसे मार्क करना है कैसे नहीं मार्क करना। चलिए नेक्स्ट है लिस्ट मैच करनी है सॉइल की। जैसे हमने देख लिया कि सॉइल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, और जो इंडिया की सॉइल है उनसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल पोर्टोलाइजेशन, it is associated with humid, cold, mid-latitude climates and coniferous vegetation.
कॉनिफरस वेजिटेशन जिनको हम बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ये आपके टैगा क्लाइमेट में मिलते हैं आपको। तो टैगा क्लाइमेट में जो सॉइल होती है वो काफी ज्यादा एनरिच्ड होती है, जिसको हम कहते हैं पॉटजोल। ठीक है, तो ये पॉटजोलाइजेशन बिल्कुल सही बात है। ह्यूमिड कोल्ड क्लाइमेट और कॉनिफरस वेजिटेशन के लिए फेमस। इट इज द मैक्सिमम फर्टाइल सॉइल इन द वर्ल्ड, और वो भी कोल्ड क्लाइमेट्स में। तो this list is correctly matched. Laterization, it is associated with soil found in tropical and subtropical environment. जो ये लेटराइट सॉइल है ये आपकी वहां मिलेगी जहां पर एक तो बारिश कम हो रही होगी, या फिर हो रही होगी तो अल्टरनेट सीजन्स में हो रही होगी, बहुत हार्ड सरफेस होता है सॉइल का। तो ये आपको यस मिल जाती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स में। तो ये भी करेक्टली मैच्ड है। Third, calcification. It is associated with warm, semi-arid environments, usually in grassland vegetations where evapotranspiration exceeds precipitation. कि evaporation बहुत हो रही है और बारिश कम हो रही है, इससे होगा क्या ना, जो कि ग्राउंड वाटर में आपके सॉल्ट वगैरह है वो सॉइल के सरफेस पर आ जाते हैं, जिससे कि सॉइल बिकम कैल्सिफाइड। तो दिस फिनोमिना होल इज कॉल्ड कैल्सिफिकेशन। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्टली मैच्ड। Glaciation, it is associated with poorly drained and waterlogged areas of cold climates and peat is found in the upper portion of the soil. ये पीटी सॉइल जैसी है, लेकिन ये है कोल्ड क्लाइमेट्स में जहां पर पानी बिल्कुल भरा हुआ है। तो ऐसे एरियाज में बहुत ज्यादा अमाउंट में जो एग्रीकल्चर है वो नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ कोल्ड क्लाइमेट्स, और सॉइल भी थोड़ी सी पीटी नेचर की है जिसमें न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी रहती है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मार्क करना था तो आंसर ए का 1, 2, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। तो ऑप्शन सी इज द आंसर, ध्यान रखें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू नेचुरल रिसोर्सेज आर फॉल्स। अगेन फॉल्स, ये वाला भी पढ़ना है और ये वाला भी पढ़ना है। स्टेटमेंट नंबर 1, बायोटिक रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग बींग्स, जो कि जीवित है, are the resources obtained from biosphere and have life such as human beings, flora, fauna, fisheries, livestock. जीवित हैं, सही बात है, ये बायोटिक रिसोर्स ही तो हैं। हम लोग ह्यूमन रिसोर्स क्या है, हम बायोटिक रिसोर्स हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। The resources which can be reproduced by physical, chemical or mechanical processes are known as non-renewable resources. जो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस हो सके, इट कैन बी रिप्रोड्यूस्ड, वो कौन से होते हैं, वो रिन्यूएबल होते हैं। ठीक है, तो जिनको आप भले टाइम ज्यादा लगता हो बट दे कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। The resources that occur over a very long geological time and take million of years in their formation are called renewable resources. ठीक बात है, these are called रिन्यूएबल रिसोर्सेज की ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स लेते हैं, और अल्टीमेटली जो है इनका फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल कोल की हम बात करें तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, और लेकिन फॉर्मेशन दोबारा इनकी हो जाती है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। पूछा क्या है आपसे, फॉल्स ना, तो ओनली सेकेंड इज फॉल्स। तो आंसर क्या रहेगा आपका, D2 ओनली। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये नॉन रिन्यूएबल नहीं है, ये रिन्यूएबल रिसोर्स की बात कर रहे हैं। चलिए, डैम्स को हम लोगों ने लिस्ट करना है। निजाम सागर डैम ये है आपका मंजीरा रिवर पर। नापता जकरी डैम है आपका सतलुज रिवर पर। ये तो पंजाब हरियाणा वाले एरिया में लोगों को पता ही होना चाहिए जनरली, कि जो हिमाचल में डैम्स हैं, हरियाणा में डैम्स हैं। नीचे अगर हम नहीं भी जा रहे हैं साउथ में, तो भी अपने को कम से कम ये तो पता होना चाहिए था कि नापता जकरी डैम इज ऑन सतलुज रिवर। उससे भी सी का आंसर 4 है, ये आपके तीनों ऑप्शन खत्म हो जाते, तो ये आपका रह जाता सर। ठीक है, बाकी अगर हम देखें तो निजाम सागर डैम मंजरा रिवर पर है, जो सोमशिला डैम है ये आपका पेन्नार रिवर पर है, और ये लिंगन मक्की डैम इज ऑन शरावती रिवर कर्नाटका। तो इसका आंसर है आपका ए। हमने बस डैम्स को मैच दी फॉलोइंग में अरेंज करना था। इससे पता लगता है कि जो मैच दी फॉलोइंग की लोकेशंस हैं डैम वाइज, वो भी एग्जाम में ज्योग्राफी के पोर्शन से आती हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए रिवीजन का बेटर एक मैकेनिज्म है कि हाँ ये तो करके जाना ही जाना है। चलिए नेक्स्ट है, अगेन लोगों के नाम दिए हुए हैं और आपसे पूछा हुआ है कि किसने क्या कहा था।
अब इसमें भी ना बेसिकली आपको जोग्राफर हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, या फिर प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंसेस मैन, हिज कल्चर एंड जोग्राफिकल प्रोसेसेस, क्लाइमेट चेंज करता है ये। तो ये सब जो चीजें बोली गई थी ये आपको पता होनी चाहिए। इसको आपने बस इनके नाम ध्यान रखने हैं अभी के लिए, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आपको बस यही वाले ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जो और लोगों ने कुछ कह दिया, अगर वो पेपर में आ भी गया तो भी हम टेंशन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ज्योग्राफी और बहुत है करने वाली। अभी तक आपने क्वेश्चंस जो देखे, इसमें से हम लोगों ने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो ये ज्योग्राफी में से ऑप्शनल लेवल के आए हुए थे, और ये ऑप्शनल वालों को भी नहीं आते थे ट्रस्ट में। तो इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है हमें। हमें बस पता हो कि जो अभी लोगों ने बातें बोली हुई हैं उनका आंसर क्या है वो ही ध्यान रखेंगे बस। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करोगे तो जो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट है ये दिया था ग्रिफिथ टाइलर ने। तो एक आंसर है आपका 2, ये आपने ध्यान रखना है। जिसने ये बोला था कि क्लाइमेट जो है हमारी जितनी भी कल्चर या जियोलॉजिकल प्रोसेस उनको इन्फ्लुएंस करता है, उनका नाम है एल्सवर्थ हंटिंगटन, ये आप ध्यान रखना। जोग्राफर हु रॉट द बुक द न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये लिखे थे आपका आइसा बाउमैन ने, ठीक है। एंड जोग्राफर हु पॉइंट दैट नेचर इज नॉट मैंडेटरी बट परमिसिव, इट वाज जेन ब्रूने। जो भी इनके नाम की प्रोनाउंसिएशन है वो देख लेना एक बार, लेकिन सिर्फ ये ही एक बार ध्यान रख लेना कि हाँ इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। अदरवाइज इसके अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी के ज्योग्राफर्स ने क्या क्या बोला ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे पेपर में जिसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। उस चक्कर में वो चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी आपकी, जो कि आप कर सकते थे विद बेटर रिविजन। ठीक है, बस ये 4 ध्यान रखेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हमें अरेंज करने हैं इन मिनरल्स को इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अवेलेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बाय वेट इन अर्थ क्रस्ट। ध्यान रखना, अगर हम पूरे होल अर्थ की बात कर रहे हैं, क्रस्ट, मंटल और कोर, तब तो ये अलग बनेगा, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हो तब ये अलग आंसर बनेगा इसका। अर्थ क्रस्ट क्या आपके लिए बस आपको ये पता होना चाहिए, ओसैक, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम वगैरह वो सब हैं। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है इसमें, तो आपको क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे ज्यादा कौन सा है, ऑक्सीजन, तो 3 सबसे पहले किसमें है, 3 1 2 4। अगर आपको सिर्फ इतना भी पता था कि जो ऑक्सीजन है वो सबसे ज्यादा है इन अर्थ क्रस्ट, तो आपका आंसर वैसे भी आ जाता है, चाहे बाकी सब कितने हैं ये नहीं भी पता तो भी आपको इसका आंसर पता था। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, देन आयरन एंड देन सोडियम, क्योंकि कैल्शियम के बाद ये मैग्नीशियम, सोडियम, सॉल्ट वगैरह वो सब चीजें आ जाती हैं। तो इसका आंसर वाज बी। नेक्स्ट, लैंडफॉर्म्स पर क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए लैंडफॉर्म का नाम है, ये इरोजनल लैंडफॉर्म है बाय दिस एजेंट एंड दिस इज डिपोजिशन लैंडफॉर्म बाय दिस एजेंट। अगर आप सर्क की बात करोगे तो सर्क इज अ ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म, जहां पर भी ग्लेशियर दिखे उसको हम मार्क कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द मोस्ट कॉमन ऑफ लैंडफॉर्म्स इन ग्लेशिएटेड माउंटेन्स, माउंटेन्स के स्लोप पर जो हल्का सा ऐसे गड्ढा सा बना हुआ है जिसमें ग्लेशियर निकल गया पीछे से उस रॉक को ले गया, वो जो गड्ढा है उसको हम कहते हैं सर्क। वहां पर अगर पानी आ जाए तो उसे हम सर्क लेक बोल देते हैं। तो ऑप्शन ए का आंसर इज बी। लेपीज ये बनते हैं आपके कास्ट टोपोग्राफी में, जहां पर हम लाइमस्टोन, डोलोमाइट की बात करते हैं। तो लेपीज बनते हैं वहां पर जहां the landforms formed when the most of the limestone is taken away by the pits and trenches। ये लेपीज हैं जो कि काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म की तरीके से रहते हैं, जहां पर सारा लाइमस्टोन चला जाता है क्योंकि वो डिसॉल्व हो गया विद वाटर, लेकिन जो बाकी रॉक्स हैं वो बच गई, तो ये आपका बच जाता है लेपीज। तो बी का 4। नेचुरल लेवीज बनते हैं आपके जो बैंक ऑफ द रिवर्स होते हैं। तो ये है आपका लैंडफॉर्म्स फाउंड एसोसिएटेड विद फ्लड प्लेन्स अलोंग विद द बैंक्स ऑफ लार्ज रिवर्स। जो भी, क्योंकि रिवर की जो स्पीड है वो साइड्स में कम होती है, बीच में ज्यादा होती है, तो जो भी चीजें वो लेकर आ रही होगी बिकॉज ऑफ लेस स्पीड वो डिपॉजिट करती हुई चलेगी बैंक्स पे, उसको बना देते हैं हम नेचुरल लेवी बैंक्स। तो सी का 1। एंड पेडी प्लेन, इट इज द लैंडफॉर्म विद रिलेटिवली फ्लैट रॉक सरफेस फॉर्म्ड बाय द जॉइंट ऑफ सेवरल पेडिमेंट्स। जब बहुत ज्यादा विंड की एक्टिविटी रहती है और वो बहुत सारे फिजियोग्राफी को उसने पूरे प्लेन में चेंज कर दिया, उसे हम कहते हैं पेडी प्लेन।
कि सब कुछ पहले बहुत था यहाँ पर, पहले प्लेट्यू भी था, माउंटेन भी था, बट विंड ने मिलियन ऑफ ईयर्स में इस पूरे एरिया को बिल्कुल सपाट कर दिया, प्लेन कर दिया। दैट थिंग इज कॉल्ड पेडी प्लेन। तो ये विंड के रिगार्डिंग है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि विंड का ही जो एक्शन है वो ज्यादा रहता है एरिड प्लस सेमी एरिड एरियाज में। तो 1 का था हमारा 2, तो इसमें आपके ये ऑप्शंस चले गए। बी का है हमारा 4, सी का है 1 और डी का है 3। तो इसको हम ये मार्क कर लेंगे, ऑप्शन ए इज दी आंसर। ठीक है, तो बस अपने को डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे कि हाँ इसका क्या मतलब है, लैंडफॉर्म का मतलब क्या है, किसने बनाया है, इरोजनल है या डेपोजिशनल है। तो लैंडफॉर्म का चैप्टर छोड़कर मत जाना। चलिए नेक्स्ट है, हमें कोल फील्ड्स इंडिया की अरेंज करनी है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स न्यूज में हमेशा रहती हैं। कहीं कोई कोलैप्स ऑफ माइन हो रखा होता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में ये माइंस खुली हुई होती हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान रखेंगे इन्हें। अगर आप सिंगरेनी कोल्ड फील्ड की बात करोगे तो ये है आपका तेलंगाना वाले एरिया में, झिली मिली है आपकी छत्तीसगढ़ में, गिरीद है आपका झारखंड में, एंड नेवेली इज इन तमिलनाडु। तो इन तीनों में से तमिलनाडु सबसे साउथ में तो है ही है, पूछे आपसे साउथ है तो सबसे पहले 4, तो ये ऑप्शन निकल गए आपके। उसके बाद 2 तेलंगाना पहले आएगा एंड देन छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। तो 4 2 1 3, नेवेली, सिंगरेनी, झिलीमिली छत्तीसगढ़ एंड गिरीद कोलफील्ड झारखंड। तो ऑप्शन बी। अगर आपको सिर्फ ये 2 भी पता थे इनके आंसर्स, तो भी आपका इजीली आंसर निकल जाता। तो ऑप्शंस को बस एलिमिनेट करना आना चाहिए हमें, थोड़ा सा हमारा जो एग्जाम में लक है वो साथ दे ही देता है अगर आपने चीजें पढ़ी हुई हैं तो। चलिए नेक्स्ट है, आपने थर्मल पावर प्लांट्स को मैच करना है विद रिस्पेक्ट टू दी स्टेट्स। देखो ट्रॉम्बे जगह बहुत फेमस है, अपने को पता है ट्रॉम्बे बॉम्बे में है, मतलब महाराष्ट्र में है। तो अगर आपको पता है कि ये डी का ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, तो भी आपके तीनों ऑप्शंस निकल गए। देखो सिर्फ बी ऑप्शन रह गया, इट इज द आंसर। बाकी आपको तीनों नहीं भी पता तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो सबसे पहले वो देखो कि जो ऑप्शन आपको ऑलरेडी डेफिनेटली पता है। इसके अलावा अगर आप ब्रह्मागुंडम सुपर थर्मल पावर प्लांट की बात करोगे तो ये आपका तेलंगाना में है, ए का 3। मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन ये गुजरात वाले एरिया में है, 4, बी का 4, सी का 2। मेजर थर्मल पावर स्टेशन इज इन वेस्ट बंगाल। तो ऑप्शन सीधा सीधा बी आ गया। इसका मतलब लोकेशंस ऑफ कोल फील्ड्स, लोकेशन ऑफ पावर प्लांट्स, लोकेशन ऑफ स्टील पावर प्लांट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर में से ये छोड़कर मत जाना। इस एक्टिविटी को करने का मकसद ही ये है कि आपको पता लग सके कि ये चैप्टर में से चीजें छोड़कर नहीं जानी है। बाकी आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, लेकिन इस पर कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। नेक्स्ट है, प्लेट्स पर क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्रेंच कहाँ बना है जहां पर 2 प्लेट्स आपस में कन्वर्ज करती हैं और जहां पर एक प्लेट सबडक्ट कर जाती है, तो वहां पर ट्रेंच बेसिकली बनते हैं। अगर आप देखोगे पैसिफिक और फिलिपाइन प्लेट, ये तो फेमस ही किसके लिए है आपका, मरियाना ट्रेंच के लिए। मरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है, ये बना ही कहाँ पर है, पैसिफिक और फिलिपाइन प्लेट की कन्वर्जन से, जहां पर पैसिफिक प्लेट इज सबडक्टिंग अंडर फिलिपाइंस प्लेट। तो दिस 1 का ऑप्शन बी। तो हमारे इसमें 2 ऑप्शन निकल गए। अमेरिकन एंड पैसिफिक प्लेट, अल्यूशियन ट्रेंच, स्टार्टिंग में देखते थे ना कि बेरिंग स्ट्रेट के आसपास अल्यूशियन ट्रेंच है, ये पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तो 2 का सी। इंडो ऑस्ट्रेलियन पैसिफिक प्लेट, ये बनाते हैं आपके टोंगा ट्रेंच। तो 3 का ऑप्शन ए। एंड 4th का पैसिफिक एंड ओखोत्स्क, आपने ओखोत्स्क सी सुना होगा जो रशिया के बिल्कुल साइड में है। तो ये कामाचाटका पेनिनसुला भी रशिया वाले एरिया में है, कुरिल वाले एरिया में है। तो आपको इससे भी हल्का सा आइडिया लग सकता था कि ओखोत्स्क और कामाचाटका इकट्ठे हैं। तो 4th का ऑप्शन डी। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको हम कवर करेंगे साथ साथ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रॉक्स विद फेनराइटिक स्ट्रक्चर। फेनराइटिक स्ट्रक्चर्स बस आपने ध्यान रखना है कि इट इज द इग्नियस रॉक, और वो इग्नियस रॉक्स जो कि बनी है बेसिक मैग्मा से। वो मैग्मा जो कि डीप डाउन ऑफ द स्थेनोस्फीयर आता है, बहुत टेम्परेचर हाई होता है, धीरे धीरे कूल होता है, और आराम से उसके जो क्रिस्टल्स के साइज होते हैं वो बहुत ज्यादा लार्ज होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे बनता है तो लार्ज क्रिस्टल्स आर बेसिकली फॉर्म्ड। तो जैसे हम बसाल्ट की बात कर सकते हैं कि बसाल्ट हैज दी फेनराइटिक स्ट्रक्चर।
जिसमें ग्रेनाइट यस, ड्योराइट यस, गैब्रो यस। जो रियोलाइट है इट इज द इग्नियस रॉक बट इट इज फॉर्म ऑफ एसिडिक मैग्मा, क्योंकि इसमें सिलिका का जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है। तो बस दोनों में यही चीजें अलग है कि यहाँ पर जो क्रिस्टल्स के साइज हैं वो थोड़े से स्मॉल हैं और कोर्स नेचर के हैं, फाइन नेचर के नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैग्मा की जो सॉलिडिफिकेशन है वो बहुत जल्दी हो गई है क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत लो था। तो आंसर इज सी, रियोलाइट। तो आपने जो रॉक सिस्टम है उससे भी क्वेश्चन करके जाने हैं कि सेडिमेंट्री के एग्जांपल्स, इग्नियस के एग्जांपल्स और मेटामॉर्फिक के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट है टाइबर रिवर डेल्टा इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कस्पेट डेल्टा। कस्पेट डेल्टा इज बेसिकली टूथ टाइप ऑफ डेल्टा, जिसमें रिवर के साइड बाय साइड जो डिपोजिशन है वो होती रहती है टुवर्ड्स द ओशन। तो ये इट वाज एन एग्जांपल ऑफ, ये तो फेमस है टाइबर रिवर, तो इसलिए फेमस है इसलिए क्योंकि ये कस्पेट डेल्टा बनाती है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। टाइबर रिवर एंटर्स इनटू टाइरिहेनियन सी, बिल्कुल सही बात है, मेडिटेरेनियन वाले एरिया में है। एंड इट फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ रोम, ये बात भी बिल्कुल सही है। रोम इटली में फेमस है टाइबर रिवर है। पूछा है करेक्ट, तो इसका आंसर रहेगा आपका 2 and 3 ओनली। इट इज द एग्जांपल ऑफ कस्पेट डेल्टा। दीज आर द फॉर्म्स ऑफ डेल्टा। दिस इज कस्पेट डेल्टा, जहां पर रिवर के साइड में जो है वो चीजें डिपॉजिट होती चली जाती हैं। ये है आपका बर्ड फुट डेल्टा, थोड़ा थोड़ा यहाँ जो है एक तरीके से पक्षी के पैर जैसा। एंड दिस इज आर्कवेट डेल्टा, कि यहाँ पर एक ट्रिब्यूटरी की कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज बन गई और अलग अलग एरियाज में डिपोजिशन होती रही, तो दिस इज आर्क फॉर्म में फॉर्मेशन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको ध्यान होने चाहिए, इसका एग्जाम्पल पेपर में आता है। तो रिवर्स का चैप्टर थ्रू आउट दी वर्ल्ड, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दी आर्कियन रॉक सिस्टम इज द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया। यस, इंडिया में जो इग्नियस रॉक्स हैं जिससे पूरा धरती बनी है, हमारी अर्थ बनी है, जिससे इंडिया बना है, इग्नियस रॉक्स हैं ये। तो आर्कियन सिस्टम जो है वो सबसे पुराना है, इट इज ओल्डेस्ट, बिल्कुल सही बात है। और नीश ग्रेनाइट बसाल्ट से अल्टीमेटली क्या बनेगा आपका, नीश ही तो बनेगा, क्योंकि मेटामॉर्फोज्ड फॉर्म ऑफ ग्रेनाइट इज कॉल्ड नीश। तो पहले ग्रेनाइट था बट अब जो है उसका मेटामॉर्फिज्म हो चुका है और अब नीश बन चुका है, ये भी सही है। द धारवाड़ सिस्टम बिलोंग्स टू द लेटर पार्ट ऑफ आर्कियन सिस्टम, कि ये उसके बाद का सिस्टम है। धारवाड़ एरिया जो भी सिस्टम हमारे हैं वो बाद में बने हैं थोड़ा सा, तो वो थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है, इग्नियस है बट दोनों के इग्नियस के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये बात भी हमारा सही है, तीनों सही है। तो पूछा भी क्या आपसे करेक्ट, तो सी ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। लेकिन इससे पता लगता है कि इंडिया का जो रॉक सिस्टम है, धारवाड़, कडप्पा, पुराना, आर्कियन, ये आपको सारे पता होने चाहिए कि कौन से एरिया में कौन से रॉक सिस्टम प्रेजेंट है, एग्जिस्ट करता है। उससे भी क्वेश्चन हमारे जनरली आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जनरली बन जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन ज्योग्राफिक फीचर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ में कौन कौन से आपके जो हैं ट्रेंचेस बने हुए हैं। देखो, अगर आप ट्रेंचेस की बात करोगे तो साउथ सैंडविच ट्रेंच बिल्कुल नीचे है, तो ये सबसे पहले है, ठीक बात है। प्योर्टो रिको ट्रेंच, ये है आपका यहाँ पर प्योर्टो रिको जगह, जो ये बरमुडा ट्रायंगल में भी हम मार्क करते। एंड देन जापान ट्रेंच, जो जापान वाले एरिया के साइड में है, और जो कुरिल ये आपका बिल्कुल और ऊपर है, जहां जापान रशिया के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये ऑप्शन ए इज द आंसर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आपको ये पता हो कि कहाँ कहाँ पर ट्रेंचेस ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में से काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से करके जाना। चलिए, और इसके साथ खत्म होते हैं इस ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस। 18 क्वेश्चंस टोटल में आए हुए हैं। तो ज्योग्राफी कंटेन्स एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन दी सिलेबस, उसको आप छोड़कर मत जाइए। आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी टॉपिक में तो आप हम लोगों से पूछिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। बाकी आप लोग तैयारी कीजिए, अपनी टाइम कम है, रिवीजन को बहुत ज़्यादा फोकस करिए और टाइम वेस्ट ना करते हुए बहुत प्रॉपर फोकस्ड स्ट्रैटेजी बनाने की हमें ज़रूरत है इस टाइम पर। मैक्सिमम एमसीक्यू प्रैक्टिस आप कर सकें उतना आप ध्यान रखना, क्योंकि एमसीक्यूज प्रैक्टिस ही अल्टीमेटली आपको बाकी बच्चों से एज प्रोवाइड करेगा। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए फ्रॉम सीबीएल तो वी आर हियर फॉर यू। थैंक यू सो मच।